Yes, so good morning, one. Welcome again to our math class. We were talking about the linear pair of a pair of linear equations and two variables. कीवर्ड प्रॉब्लम्स में भी हम ऑलमोस्ट एंड पे थे और हमने उस दिन बात की थी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की कि किस तरह से हमारे पास में हमें रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। हमने कुछ एग्जाम्पल लिए थे, हमने बात की थी हम साइकिल चलाएं अगर हवा के साथ और हवा के अगेंस्ट में, तो हमें क्या फायदा और क्या नुकसान होता है ना। तो इन शॉर्ट हमें ये समझाया जा रहा था, उस दिन हमने क्लास में डिस्कस किया था कि अगर ये स्ट्रीम है और इसकी स्पीड या इसमें अगर कोई बोट चला रहा है, मान लेते हैं तो स्पीड ऑफ बोट इज x किलोमीटर पर आवर एंड he is going along the stream, he is sailing his boat along the stream, यानी अगर y स्पीड है मान लीजिए स्ट्रीम की और वो इसके साथ ही अगर सेलिंग कर रहा है तो स्पीड हो जाती है x+y। उस दिन उस पर्टिकुलर कंडीशन में उसको फायदा मिलता है स्ट्रीम के अलॉन्ग जा रहा है, इसलिए तो हमने देखा था इसको हम टेक्निकली डाउन स्ट्रीम कहते हैं, दैट मींस अलॉन्ग द स्ट्रीम जाना, और स्पीड ऑफ बोट बिकम्स x+y। व्हाट इज x? द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। x is the speed of boat in still water and what is y? The speed of stream। ठीक है, पानी के साथ में जा रहा है, along the water जा रहा है, तो उसको उसका फायदा मिलता है, तो पानी भी धक्का देगा और वो खुद भी स्टीयरिंग करेगा बोट की, तो डेफिनेटली स्पीड हो जाएगी प्लस, है ना। लेकिन यही चीज अगर हम अगेंस्ट वाटर ले लें, यानी अगर हमारे पास ये स्ट्रीम जा रही है डाउन स्ट्रीम, मतलब पानी तो ऑफकोर्स डाउन स्ट्रीम में जाएगा, नीचे की तरफ ही जाएगा, तो पानी जा रहा है इस डायरेक्शन में और हमारी बोट जो है वो हम ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने की। तो इस केस में हम इस केस को बोलते हैं कि ये अपस्ट्रीम का केस है और अपस्ट्रीम में स्पीड जो है वो हो जाती है x-y। ये बेसिक था इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम का जो अब हमने डिस्कस करनी है। तो अलोंग द स्ट्रीम इट इज x+y, दिस नोन एज डाउनस्ट्रीम। along the against the stream, that is ऊपर की तरफ जाना, यानी कि अपस्ट्रीम, है ना। हमने बहुत बार देखा होगा, चलो हमने बोट तो नहीं चलाई, हमने साइकिल चलाई होगी हवा में, तेज हवा में, तो जिस दिन हवा के साथ हम साइकिल चलाते हैं उस दिन बहुत मजा आता है क्योंकि हमारी स्पीड बढ़ जाती है, और अगेंस्ट द विंड जाते हैं तो हमें उतनी ही मुश्किल होती है। ये भी अगर अपन ने एक्सपीरियंस नहीं किया तो हमने कम से कम एक फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने में अंतर तो समझा ही होगा। जब ऊपर चढ़ते हैं तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जाते हैं तो ऑफकोर्स स्पीड कम हो जाती है, लेकिन जब हम नीचे की तरफ आते हैं उसी फ्लाईओवर से तो हमें बहुत मजा आता है क्योंकि हम along the gravity चल रहे होते हैं, है ना। something which is related to physics, something which is related to day life। तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड x+y लेंगे और अपस्ट्रीम में x-y। So whenever we start a question of downstream or upstream, the very first thing we will do is we will explain what is x. X is the speed of boat in still water। What do we mean by still water? समझ में आ गया क्यों अपन इधर still water पे जोर दे रहे हैं कि उसकी जो पानी ठहरे हुए पानी में यानी एक्चुअल स्पीड है वो अगर मान लेते हैं x है। And what is the speed of what is y here? The speed of stream मान लेते हैं, अगर पानी की या झरने की जिसकी भी बात कर रहे हैं, करंट की स्पीड अगर अपने पास में, अब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट, वी आर टॉकिंग अबाउट करंट ओनली, उसकी स्पीड हमारे पास में y है तो इसको मान लेते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो x+y लेंगे जब डाउन स्ट्रीम का केस होगा, x-y लेंगे जब अपस्ट्रीम का केस होगा, है ना। ये बात हो गई कि हमारी डिटेल में। चलो आज क्वेश्चन लेते हैं। He says a boat can go 16 kilometer upstream. A boat can go 16 kilometer upstream and 16 kilometer upstream and 24 kilometer downstream in 6 hours and 24 kilometer downstream in 6 hours. I hope the last end is visible to everybody. Yes, good. So a boat can go 16 kilometer upstream and 24 kilometer downstream in 6 hours. Also, it covers 12 kilometer upstream and 36 kilometer downstream. 12 kilometer upstream, 12
kilometer upstream and कितना किलोमीटर बोला था उसने? 12 किलोमीटर upstream and 36 kilometer downstream in the same time. In the same time. That means in 6 hours only. Let's take the question once again. A boat goes 16 kilometer upstream and 24 kilometer downstream in 6 hours. Also, it covers 12 kilometers upstream and 36 kilometer downstream in the same time. Find the speed of boat and in still water and that of the stream. Find the speed of boat and that of find the speed of the boat in still water and that of the stream. चलो ठीक है, सबसे पहले कंसेप्ट वही है T1 plus T2 इक्वल टू T का। आप देखिए ना, कुछ टाइम उसने ट्रेन में लगाया था, कुछ जर्नी जो है उसने कार से की थी और उसने 6 घंटे लगाए थे। क्या ये भी वही तरह का किसी तरह का क्वेश्चन नहीं है? कुछ किलोमीटर 16 किलोमीटर उसने अपस्ट्रीम गया, 24 किलोमीटर वो डाउनस्ट्रीम आया 6 आवर्स में। इसका मतलब कंसेप्ट वही है, T1 plus T2 इक्वल टू T वाला। So what is time? Time is distance upon speed. 16 kilometer upstream. 16 kilometer upstream. The speed is not x, the speed is not y, but the speed is x minus y. ये अभी अपन समझा कि अपस्ट्रीम में स्पीड x minus y होनी चाहिए, उसको अगेंस्ट द करंट जाना है। Similarly, 24 kilometer downstream. 24 kilometer downstream. So distance upon speed is time. So T1 जो टाइम लगाया उसने अपस्ट्रीम में, उसको मान लेते हैं T1। ये T2, who is T2? So what is T2? 24 kilometer जो डाउनस्ट्रीम में जाने में उसको टाइम लगा वो, तो 24 upon speed ये हो गया is equal to 6 hours. So T1 plus T2 is equal to T. Similarly, another equation will be 12 kilometer upstream. 12 kilometer upstream, so 12 divided by x minus y, 36 kilometer upstream, 36 kilometer upstream in the same time, that means in the 6 hours. The duration is same. He says find the speed of boat in still water, which is our first variable, and find the speed of the stream. ठीक है, इस सिस्टम को देखने से पहले ही हमने इसको सॉल्व करना सीख लिया था। आपको याद होगा, reducing a system into linear form and solving it. वही है ना, reducible system. The system is not linear. इसको linear बनाने के लिए क्या करते हैं, ये सारा डिस्कशन हम पहले इसीलिए कर चुके थे कि वर्ड प्रॉब्लम्स पे आने पे हमें ये चीजें परेशान ना करें, right? To make it linear, what we are going to do here is, let's suppose करते हैं 1 upon x minus y equals to a and 1 upon x plus y equals to b, ताकि the system reduces to its linear form. सिस्टम को लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अपन ने क्या किया, 1 upon x minus y को मान लेते हैं a and 1 upon x plus y को मान लेते हैं b. Any variable means other than x and y. Okay, चलो, so it is 16a plus 24b is equals to 6. And similarly, the second equation will be 12a plus 36b is equals to 6. The system is converted into a linear form, and linear form can be solved by many methods. There are different ways. चलो a को eliminate करते हैं, ठीक है? a को eliminate कर रहे हैं, तो 4 3 are 12 और 4 are 16. ऐसे करते हैं ना, एचसीएफ को देते हो आप, एलसीएम एचसीएफ जो भी कहते हो। 4 are 16 and 4 3 are 12 हो जाएंगे बराबर। चलो 3 into 16 48a plus 3 into 24 3 for 12 172b is equal to 3 6 are 18. Similarly, here it is 48a plus 4 6 are 24 4 2 4 6 12 14 144b is equal to 24. लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने का सिस्टम। एक बार मुझे चेक करने दीजिए मेरी कैलकुलेशन। ठीक है,
चलिए हाउ टू सॉल्व इट, आता है ना अपने को सिस्टम सॉल्व करना? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सिस्टम को, चलिए सब्ट्रैक्ट किया, दिस विल बी -72b इज इक्वल टू प्लस माइनस -6, चलिए b इज इक्वल टू 6/72, दैट मीन्स 1/12. Let me check. It is 72b is equal to 6. So 6 is equal to, so b is equal to 1/7. Right? Now, putting the value of b in any of these equations, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में b पुट कर दें अपन, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? पुट करें, चलो अगर हम इस b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें इस इक्वेशन में, मान लेते हैं अपन फर्स्ट भी करते हैं, तो 16a plus 24 into b is 1/12 is equals to 6. This is 2. So 16a is equal to 6 minus 2 is 4. So a is equal to 4/16. That means 1/4. Check कीजिए, a is 1/4. When we have the values of a and b both, तो अब हमारा आंसर आया नहीं है, जो आंसर लाना था उसकी बात करते हैं. What was a? What was a? A was 1/x minus y is equal to a. So 1/x minus y is equal to 4. That means x minus y is equal to 4. Similarly, it is b, and what was b? b was 1/x plus y. So x plus y is equal to 12. लीनियर इक्वेशन को रिवर्स का एक बार फिर से सिस्टम हमें मिला, और आप समझ पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों फिर से वो आता है, तो उसकी पूरा 4 मार्क्स नहीं आता है ना. चलिए, तो इट इज 2x इज इक्वल टू 16. व्हाट x इज इक्वल टू 8, then x plus y is equal to 12, x is 8, what is y equal to 4. So the speed of boat in still water is 8 km/h and the speed of stream is 4 km/h. ओवरऑल इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को ओवरऑल मैं इस तरह के किसी क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं, ठीक है. अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, आएगा तो सीधा 4 मार्क्स नहीं आएगा, वो वाली बात है ना. चलो एक बार फिर से कंसेप्ट समझते हैं, क्या था अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कंसेप्ट. शुरू से एक बार पूरी बात. चलो, एक झरना है, पानी है, स्ट्रीम है, करंट है, पानी का, वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं y km/h. हमारी बोट, हमारा सेलर जो है वो भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है विद अ स्पीड ऑफ x km/h. इसको कहेंगे अलोंग द स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, क्योंकि पानी तो नीचे की तरफ ही बहता है, तो अलोंग द स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम जाते हुए द स्पीड ऑफ बोट विल बी x plus y. स्पीड ड्यूरिंग डाउन, नीचे जाते हुए स्पीड x plus y होगी. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए किसी को भी. अब आगे बात कर रहे हो x plus y है ना. चलो दूसरा केस लेते हैं. हमारे स्ट्रीम जो कि झरना था, पानी था, वो y km/h की स्पीड से नीचे की तरफ जा रहा था. हम आ रहे हैं अगेंस्ट द स्ट्रीम, यानी ऊपर की तरफ. ये हमारी बोट है और हम उसको चलाना चाह रहे हैं इस डायरेक्शन में x km/h की स्पीड से. तो स्पीड कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी x minus y, क्योंकि हम अब अगेंस्ट द फ्लो काम करना पड़ेगा. तो ये x minus y स्पीड ऑफ या स्पीड ड्यूरिंग, स्पीड ऑफ बोट ड्यूरिंग अपस्ट्रीम होगी. ये दो चीजें हमें सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में समझना है. अपस्ट्रीम स्पीड होती है x plus y, डाउनस्ट्रीम स्पीड होती है x minus y. कोई प्रॉब्लम नहीं. ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीम अलोंग द स्पीड x plus y, ड्यूरिंग अपस्ट्रीम जब आप ऊपर की तरफ आएंगे तो आपको रेजिस्टेंस मिलेगा पानी का, और अब आपकी स्पीड जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, वो x minus y है ना. तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज x, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर. व्हाट इज y, द स्पीड ऑफ स्टीम. Now the question says, suppose I'm not giving you a genuine question, ऐसे एक क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं अपनी तरफ से. Suppose he says a boat can go 40 kilometers upstream and 30 kilometers downstream in 5 hours.
सपोज, तो हमें समझ में आना चाहिए था ये वही उसी तरह के क्वेश्चंस हैं जो हमने पहले भी किए हुए हैं, और वो ये क्वेश्चंस थी कि T1 + T2 = T, जो टाइम कुछ जर्नी में लगा, पहली जर्नी में, दूसरी जर्नी में लगा, और दोनों मिला के 5 आवर्स लगाया। तो अगर 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम था तो 40 किलोमीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड एंड स्पीड ड्यूरिंग अपस्ट्रीम x - y होगी। तो पहला टाइम आ गया अपने पास T1। T2 द टाइम ड्यूरिंग द सेकंड जर्नी। अब क्या था, हम 30 किलोमीटर गए, कहाँ, डाउन स्ट्रीम गए, अलॉन्ग द स्ट्रीम गए, तो x + y हमारी स्पीड रही होगी, और दोनों मिला के जो T1 + T2 है वो हमें 5 आवर्स दिया हुआ। चेक कीजिए, मेरे ख्याल से बात समझ आ गई है, बहुत मुश्किल नहीं समझना, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द स्टोरी, अनदर स्टोरी विल बी गिवन टू अस। एक तो और स्टोरी भी उसमें ऐसे ही कुछ होगी, अपस्ट्रीम गया और डाउनस्ट्रीम आया, इतना टाइम लगा, ठीक है, निकाल लेंगे, है ना। तो ये मुश्किल नहीं है, समझने की जरूरत है, अंडरस्टैंडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। पर हमें मालूम है मैथ्स में वैसे भी वी नीड अंडरस्टैंडिंग, सॉल्यूशन तो हमें वैसे भी प्रैक्टिस करने से बिना एरर के आ जाएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर किसी नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे। अभी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलो, suppose the question says a boat can go 32 kilometer upstream and 36 kilometer downstream. 32 up, 36 down. Okay, so 32 kilometer upstream and 36 kilometer downstream. A boat can go 32 kilometer upstream and 36 kilometer downstream in 7 hours. In 7 hours. The first statement is over. The first information is over. ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर he says 40 kilometer upstream and 48 kilometer downstream. 40 kilometer upstream. In the second case, he says 40 kilometer upstream and 48 kilometer downstream. बढ़िया है, ठीक है, घूमने फिरने का मिल रहा है, और वो भी कितने आवर्स में, in 9 hours। क्या बात है। He says frame a linear equation to variables to represent this situation and hence find the values of find the speed of boat in still water and that of the stream। दोनों की स्पीड निकालनी है, स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर की भी और अपने को स्ट्रीम की भी। बेसिकली एक्स और वाई क्या है वो हमने ज्यूम किया क्वेश्चन में, फिर अपने लिखना है तो स्पेशली लिख सकते हैं द स्पीड ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीम इज x + y, द स्पीड ड्यूरिंग अपस्ट्रीम इज x - y, वो लिख सकते हैं, लिख लेना चाहिए अपने कॉपी में, फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। चलिए 32 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन स्पीड अपस्ट्रीम है तो x - y होगा। 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम है, so 36 kilometers is the distance and downstream the speed will be x + y होगा, is equals to 7 hours. Similarly 40 kilometer upstream, 40 kilometer upstream में this time लगेगा 40 upon x - y and 48 kilometer downstream, 48 kilometer downstream in 9 hours. Simple, T1 + T2 is equals to T, T1 + T2 is equals to T, right? चलिए सो नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स लेते हैं, वो है एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन वाली। दोबारा से, एप्रिसिएशन में टू बढ़ना, इंक्रीज होना, डेप्रिसिएशन में डिक्रीज होना, कम होना, और दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलें। एनसीईआरटी की बुक में आपके पास एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस हैं और अपने पास में इसकी ऑप्शन एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस हैं। उन दोनों ही क्वेश्चंस में जो एनसीईआरटी में गिवन है उसमें एक रेक्टेंगुलर पार्क की बात करी है, द स्टूडेंट्स आर मेड टू स्टैंड इन रोज की बात की गई है, इस तरह के क्वेश्चन है। लेकिन अपने को अगर रेफरेंस बुक की बात करें तो हमें वॉकिंग वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे, हमें स्पेस वाले मिल जाएंगे, यानी पेस मतलब चलने की स्पीड वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे। इस तरह से आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। चलो, है बहुत सिंपल कंसेप्ट। जैसे इसने कहा एक रेक्टेंगुलर पार्क है, चलो अगर रेक्टेंगुलर पार्क है तो एक्स बी द लेंथ एंड बी बी द ब्रेथ, वाई बी द ब्रेथ मान लेते हैं। चलो एक्स और वाई की डायमेंशन है ना।
Whatever he will say, we will follow him. Whatever he will say, we will follow him. Suppose he says, if the length of the rectangle is increased by 2 meters, if the length of the rectangle is increased by 2 meters, तो नई लेंथ जो है वो x plus 2 हो जाएगी. Simple है ना? And the breadth is decreased by 1 meter. And the breadth is decreased by 1 meter. ठीक है, अपन ने कहा the breadth is decreased by 1 meter. तो नई breadth जो है वो x minus 5 हो जाएगी. इन दोनों को नई लेंथ और नई ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नया एरिया आना चाहिए. द चेंज इन द एरिया यू कैन से वो आना चाहिए, है ना? सो इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 meters एंड द ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 1 meter, द एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 4 meters square. द एरिया इज नॉट 4 meters square. It does not become 4 meters square, but the area is increased by 4 meters square. That means area क्या था? xy था ना? वो xy नहीं रहा. It is increased by 4 meters square. So new area is xy plus 4. Again, let's go through the statement once again. एक वर्ड को अच्छी तरह से चबा के पढ़ते हैं. चलो, हमने माना assume किया that x is the length of the rectangular part and y is the breadth of the rectangular part. कोई दिक्कत नहीं, दो डायमेंशंस होती है, दो वेरिएबल्स हैं, एक x है और एक y है ना? He says if the length of the rectangle is increased by 2 meters, so what will be the new length? It will be x plus 2. The new length, the length is increased by 2 meters. It is increased by 2 meters. समझ में आता है, 2 मीटर और बढ़ा दी. जैसे मान लीजिए 5 मीटर थी तो अब 7 मीटर हो गई, ऐसे कुछ है ना? And the breadth is decreased by 1 meter. And the breadth is decreased by 1 meter. ठीक है, जो भी breadth थी उसमें 1 मीटर हमने कम कर दिया. The area, that means he wants to calculate the area, so length into breadth कर देगा, यानी नया एरिया निकालेगा, है ना? इसी तरह से निकालेंगे वो. तो वो कह रहे हैं कि the area is increased by 4 meters square. The area does not become 4 meters square. No, the area is increased by. What is the area? What was the area earlier? The area was xy. Now, by increasing the length by 2 meters and decreasing the breadth by 1 meter, the dimensions will be like this. Suppose तो 1 मीटर लेंथ बढ़ा देते हैं, 1 मीटर कम कर देते हैं, मान लीजिए ये कुछ नया रेक्टेंगुलर पार्ट बन गया अपना, तो एरिया रिमेन्स द सेम. नहीं, द एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 4 meters. So area is increased by 4 meters square. So it is increased by 4 meters square. The new area will be there. The very first question which comes in our mind is, सर ये तो लीनियर ही नहीं है, x into y हो गया, डिग्री 1 + 1 हो गई, ये तो लीनियर ही ना. लीनियर तो वो होता है जिसकी डिग्री 1 होती है, इसकी डिग्री 1 है ही नहीं, क्योंकि ये तो x into y है, ये लीनियर नहीं है. तो हम थोड़ा सा आगे का वर्जन रखें, अगर हम सोच सकें, देख सकें, तो ये लीनियर इक्वेशन ही है. क्यों? क्योंकि जब हम इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा xy minus x plus 2y minus 2 is equal to xy plus 4. xy minus x plus 2y minus 2 is equal to x plus xy plus 4. xy और xy को इधर उधर ट्रांसपोज करोगे तो वो तो कैंसिल हो जाएंगे. xy और xy दोनों जो है वो इधर उधर ट्रांसपोज करोगे तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएंगे, जो भी है ना, कट जाएंगे. So what will be left with? Minus x plus 2y minus 2 is equal to 4. That means minus x plus 2y is equal to 6. Of course, एक लीनियर इक्वेशन ही तो है, एक लीनियर इक्वेशन ही तो है. और ऑफ कोर्स मैंने क्वेश्चन भी अभी अधूरा बोला. अगर उसने एक इंफॉर्मेशन दी है कि इसने लेंथ रूम की बढ़ाई थी, ब्रेथ की कम की थी, तो कुछ और ऑप्शन भी हमें देगा, यानी एक और इक्वेशन, एक और इंफॉर्मेशन वो जरूर देगा, तभी हम उसको बता पाएंगे कि इस रेक्टेंगुलर पार्ट की डायमेंशन क्या थी. Isn't it? Yes or no? भाई पहले का रेक्टेंगल है, अपने पास में x और y का एरिया हो जाएगा xy. The length is x and the breadth is y. What is the area? xy. But now what is the change? He says if the length is increased by 2, okay, the new length is x plus 2. The breadth is decreased by 1, okay, the breadth is decreased by 1. That means the breadth is y minus 1. The area is increased by 4. So area जो xy था वो xy नहीं रहा, वो 4 मीटर स्क्वायर बढ़ गया. तो 4 मीटर स्क्वायर नया एरिया आ गया. तो नई लेंथ, नई ब्रेथ, नया एरिया. बढ़िया है, बढ़िया है, सिंपल है, बहुत बढ़िया. ठीक है, एक एट अ ग्लांस अगर हमें कभी लगता हो कि यार ये तो एक्स और वाई मल्टीप्लाई में आ गए, जबकि एक्स वाई मल्टीप्लाई में नहीं आने चाहिए, तो ये तो लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो हम इसको अगर थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में लीनियर फॉर्म आ जाएगा. उस लीनियर फॉर्म का एक और पेयर जब आएगा तो हम उसको आराम से सॉल्व कर लेंगे, है ना. इजी है ना. चलो इसी तरह से एक और स्टोरी सुनाता हूँ, एक और स्टोरी.
ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, वापस से समझा रहा हूँ, कंसेप्ट समझा रहा हूँ आपको। सपोज somebody says that if I increase my walking speed by 4 km per hour, if somebody is telling us some information he is giving us, he says if I increase my walking speed by 4 km per hour, साथ में चलो x मान लेते हैं, उसकी स्पीड है, स्पीड ऑफ वॉकिंग है, मान लिया, मान लें, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। If I increase my speed, walking speed by 4 km per hour, ताकि उसकी नई वॉकिंग स्पीड जो है वो x + 4 हो जानी चाहिए। भाई वो पहले 6 km per hour की स्पीड से चलता होगा, 4 km per hour की स्पीड से चलता होगा, किसी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, और अब वो क्या कर रहा है, if he increases, he says, if I increase my walking speed by 4 km per hour, I take 1 hour less. I take 1 hour less. So what is y? The usual time मान लेते हैं, उसका usual time जो है वो y था. So if he says, I take 1 hour less. I take 1 hour less. ठीक है, अब उसका टाइम क्या हो जाएगा, 1 hour less. इससे पहले 2 घंटे वॉक करता था, तो अब 1 घंटा ही वॉक करना पड़ता है, क्योंकि उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी है. This is speed into time. Speed into time is what? Distance. And what is the distance? Distance is x into y. चेक कीजिए क्या सही है क्या इक्वेशन. x अगर उसकी स्पीड थी, यूजुअल स्पीड थी वॉकिंग की, y उसका यूजुअल टाइम था जो वो लेता था. अब क्या किया उसने, हमें कहानी सुनाई कि मैं अगर स्पीड बढ़ाता हूँ ना तो टाइम कम लगता है. बिल्कुल सही है. इसी को तो हम इसी कैटेगरी में ले रहे हैं कि एप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन साइमल्टेनियसली, यानी एक चीज इंक्रीज करो दूसरी चीज डिक्रीज हो जाए. उसी के तो तरह के वर्ड फॉर्म्स की बात कर रहे हैं कि लेस इंक्रीज कर रहे हो, लेस कम कर रहे हो, तो वही बात है यहाँ पे भी. इफ आई इंक्रीज माई वॉकिंग स्पीड बाय 4 km per hour, आई टेक 1 hour लेस इन अ जर्नी, इन सम जर्नी. ओके, जो भी है. अगेन, इज इट अ लीनियर इक्वेशन? यस. जैसे ही ओपन करेंगे ब्रैकेट, एक्स वाई और एक्स वाई वो गए और यही लीनियर इक्वेशन बनेगी. हाँ, उसकी ये एक और स्टोरी सुनाएगा, जनरल क्वेश्चन होगा तो हम उसे सॉल्व करेंगे. अभी तो मैंने ऐसे लफे मारे हैं, मतलब कहते हैं जिसे बिना सोचे समझे आपको समझाने की बात बताइए. ठीक है, एप्रिसिएशन की बात समझ आ गई. चलो एक और बात करते हैं. ठीक है, मान लेते हैं अपने पास में ये हैविंग 36 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास. रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, इस तरह से हमने उनको बैठाने का इंतजाम किया है. कितना? 36 स्टूडेंट थे हमारे पास में. हम आराम से बता सकते हैं कि अगर आप 4 रो बनाओगे तो हर रो में आप कितने स्टूडेंट्स बिठाओगे. अगर 36 स्टूडेंट्स हैं और अगर आप 4 रो बनाओगे तो पहला स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट या दूसरा स्टूडेंट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से अगर आप उनको बिठाना शुरू करोगे 4 रोज में. अगर हम ऐसे 4 रोज बनाएंगे, जैसा कि अपने स्कूल में भी ऐसे 4 होते हैं ना रोज क्लास में, अगर हम करें तो 4 रोज में कितने लोग बिठाएंगे? 9 ईच, 9 स्टूडेंट ईच इन रो. क्योंकि 4 रोज हैं, 9 स्टूडेंट्स इन ईच रो आएंगे, तो 36 स्टूडेंट्स हम एक क्लास में बिठा सकते हैं. ठीक है. नहीं, चलो हमने कुछ सीटिंग अरेंजमेंट चेंज किया. हमने कहा नहीं यार, 4 रो मत बनाओ, 3 रोज में एडजस्ट करने की कोशिश करो बच्चों को. तो सारे स्टूडेंट्स को 3 रोज में एडजस्ट करने की कोशिश करो. अगर हम 3 रोज ही बनाएंगे, एक रो खत्म कर देंगे इस क्लास में, तो क्या होगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो विल इंक्रीज. नाउ इट विल बी 3/12. हर 3 रो में 12 बच्चे बैठेंगे, तो आपके स्टूडेंट्स जो है 36 स्टूडेंट्स क्लास में बैठ पाएंगे. क्या कर रहे हैं? हमने रो कम की तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स या यूं कह लो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो बढ़ गए. एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन तो है, एनसीईआरटी का ऑप्शन एक्सरसाइज में है, लेकिन बात समझिएगा, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन ही तो है. अब अगर हम यहाँ पे 3 की जगह मान लेते हैं, किसी दिन हमें जोश आया और हमने कहा नहीं जी, बच्चों को ऐसे नहीं, 6 रोज में बिठाओ, बच्चों को 6 रोज में बिठाओ. अगर 6 रोज में बिठाएंगे तो हर रो में कितने बच्चे आएंगे? 6 आएंगे, क्योंकि 6/6 ही तो 36 होता है. तो सिंपल सी बात है, जैसे ही हमने रोज को इंक्रीज किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो कम हो गए. जैसे ही हमने रोज को कम किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो बढ़ गए. जैसे ही हमने वॉकिंग स्पीड स्लो करी, हमारा टाइम कम लगेगा. सॉरी, उल्टा बोला, अगर हमने वॉकिंग स्पीड स्लो करी तो टाइम ज्यादा लगेगा.
अगर हमने वॉकिंग स्पीड बढ़ा दी तो टाइम कम लगेगा। तो एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन बात समझ रहे हैं मैं किसको कह रहा हूँ। अगर एक चीज, एक वेरिएबल आप बढ़ाते हैं, आप एक वेरिएबल बढ़ाते हैं तो दूसरा कम हो जाता है। अगर दूसरे को बढ़ाते हैं या पहले वाले को कम करते हैं, दूसरा बढ़ता है, तो पहला वाला अगर बढ़ेगा तो दूसरा कम भी होगा। इस चीज को हम इन लास्ट